हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 11 श्वसन। सबसे पहले इस पाठ के मुख्य टॉपिक देखें तो हम श्वसन की परिभाषा, फिर पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाधार या श्वसनाधार, फिर श्वसन के प्रकार, फिर श्वसन का स्थल। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि, फिर पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण, फिर पढ़ेंगे अपन क्रेब्स चक्र, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, फिर पढ़ेंगे रसायन परासरणी सिद्धांत, फिर किण्वन, उसके बाद में श्वसन और किण्वन में अंतर, फिर शर्करा विघटन के कुछ अन्य पथ और भी होते हैं जैसे HMP पथ है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ है और एंटेनर डुओरोफ पथ है। फिर पढ़ेंगे अपन श्वसनीय क्रियाधारों में अंतर संबंध, फिर श्वसन गुणांक यानी RQ और लास्ट में पढ़ेंगे अपन श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम पढ़ते हैं श्वसन की परिभाषा। इसमें क्या होगा, जो कार्बनिक पदार्थ है जैसे ग्लूकोज है, इसके ऑक्सीकरण की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ऊर्जा और CO2 बदलने की क्रिया ही श्वसन कहलाती है। वाकई में इस पाठ में हम कोशिकीय श्वसन पढ़ेंगे यानी कोशिका में होने वाला श्वसन, जिसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज है या ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूटेगा और इसके टूटने से ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जैसे समीकरण आपको दिख रहा है, ये अपन ने ग्लूकोज लिया C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन के द्वारा ये क्रिया हो रही है, मतलब श्वसन कौन सा है, ऑक्सी श्वसन। इसमें बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 6 अणु और साथ में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, या यूं कह दें ATP के 38 अणु बनेंगे। अच्छा, इसी प्रकार ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है यानी अनऑक्सीशोषण हो रहा है। इसमें 2 अणु बने एथिल अल्कोहल के, 2 अणु बने कार्बन डाइऑक्साइड के और साथ में बनती है 56 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी ATP के 2 अणु। अब शुरू कर रहे हैं श्वसनीय क्रियाधार या श्वसनाधार, मतलब श्वसन में कौन कौन से क्रियाकारक काम आते हैं। तो ये मेन 3 क्रियाकारक आप देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, श्वसन में कोशिका कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती है और कार्बोहाइड्रेट में भी मोस्टली हेक्सोज शर्करा जैसे ग्लूकोज का। इस कारण कार्बोहाइड्रेट है ये श्वसन का प्राथमिक क्रियाधार होती है, यानी सबसे पहले कोशिका कार्बोहाइड्रेट का उपयोग श्वसन में करेगी। अब अगर कोशिका में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो फिर कोशिका वसा का उपयोग करना शुरू करती है, और वसा भी अगर कम हो जाए यानी कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों कम हो जाए तो फिर कोशिका प्रोटीन को श्वसनीय क्रियाधार के रूप में उपयोग कर सकती है। तो मेन 3 क्रियाधार होते हैं, प्राथमिक है वो कार्बोहाइड्रेट, उसकी अनुपस्थिति में वसा और इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रोटीन काम में आता है। अच्छा, ब्लैकमैन के अनुसार यदि श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो रहा है तो इस प्रकार की श्वसन को प्लावी श्वसन कहते हैं। इसका उपयोग हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, तो और अगर प्रोटीन का उपयोग होना शुरू हो गया तो इसे जीव द्रवीय श्वसन कहते हैं। और ये कंडीशन कब आती है, जीव द्रवीय श्वसन की स्थिति कब आती है, जब भूखमरी की स्थिति हो जाए, यानी वो काफी समय से भोजन नहीं कर रहा है, तब उसमें फिर जीव द्रवीय श्वसन शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी या इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं और दूसरा अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहते हैं। या हम इन दोनों को अंतर के रूप में पढ़ेंगे। तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन सभी जीवित कोशिका में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन कुछ जीवाणु हैं या कवकों के अंदर और अंकुरित बीजों में पाया जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में मात्र 2 ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन की कुछ क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है और कुछ क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की सभी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अब यहाँ आपको ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का समीकरण दे रखा है। ये ऑक्सी श्वसन का समीकरण है, जिसमें देखिए आप ग्लूकोज है,
ये ऑक्सीजन के 6 अणुओं के द्वारा इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है और ग्लूकोज के टूटने से 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल के बन रहे हैं और साथ में 38 अणु एटीपी के बन रहे हैं। जबकि अवायवीय शोषण में देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति टूट रहा है, यानी इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्बनिक पदार्थ एथिल अल्कोहल बन रहा है, साथ में 2 अणु CO2 के और 2 अणु एटीपी के निर्माण भी हो रहे हैं। अब अगर अपन देखें ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद देखें तो इसका अंतिम उत्पाद CO2 जल और ऊर्जा ऊपर अपन देख रहे हैं समीकरण में, जबकि इसका अंतिम उत्पाद या तो होता है अल्कोहल या फिर कोई कार्बनिक अम्ल भी हो सकता है। अल्कोहल के स्थान पर कार्बनिक अम्ल भी बन सकता है और साथ में बनती CO2 और ऊर्जा। अब अपन शुरू कर रहे हैं शोषण का स्तर। तो जो ऑक्सीशोषण है ये ध्यान रखिए 3 चरणों में पूरा होता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स चक्र, फिर ETS। तो ग्लाइकोलाइसिस का स्थान होता है कोशिका द्रव्य, जबकि क्रेब्स चक्र और ETS है इसका स्थान होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी अपन कह सकते हैं जो ऑक्सीशोषण है वो 2 स्थानों पर हो रहा है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस नामक क्रिया होगी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र और ETS होता है। तो हम यूं कह सकते हैं शोषण का मुख्य स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग है। आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख सकते हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसा हम पहले से जानते हैं ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। सबसे बाहर की ओर ये बाह्य झिल्ली है और ये अंदर वाली आंतरिक झिल्ली है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली जगह आप देख रहे हैं इस खाली जगह को परी या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। अच्छा, आंतरिक झिल्ली को नोट कीजिए, ये जगह जगह अंदर की ओर धस रही है और अंदर की ओर धसने से अंगुली के समान कुछ संरचनाएं अपन को बनी हुई दिख रही है। इन अंगुली के समान संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं और इन क्रिस्टी के बीच में खाली जगह आपको दिख रही है ये कहलाती है आंतरिक अंतःक्रिस्टल अवकाश। इस क्रिस्टी पर आप ऐसे छोटे छोटे कुछ कण भी देखेंगे। हालांकि क्रिस्टी क्या जो संपूर्ण आंतरिक झिल्ली है इस पर आपको ऐसे छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। इन कणों को ऑक्सीसोम या F1 कण या प्रारंभिक कण कहते हैं। यहाँ अंदर की ओर गाढ़ा पदार्थ भरा होगा, ये गाढ़ा पदार्थ पीठिका या मैट्रिक्स कहलाएगी और इस पीठिका या मैट्रिक्स में आपको DNA दिखाई देगा, RNA दिखाई देगा और 70 प्रकार के राइबोसोम दिखाई देंगे। सॉरी। अब देखिए जो अभी अपन ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, तो अभी पूछते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है। तो ध्यान रखना क्रेब्स चक्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर होगा, यहाँ मतलब पीठिका या मैट्रिक्स में, और जो ETS है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इस आंतरिक झिल्ली पर होगा और इसमें जो ATP का निर्माण है ETS में होता है वो इस F1 कण या प्रारंभिक कण के द्वारा संपन्न होता है। अच्छा, एक पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण भी होता है, ये इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये अपन ने शोषण के स्थल देखे। अब अपन थोड़ा देखते हैं कि ऑक्सीशोषण की क्रिया विधि जैसा अभी अपन ने पढ़ा था 3 चरणों में होती है। पहले चरण में ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे चरण में क्रेब्स चक्र और तीसरे चरण में ETS यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य एक छोटा सा चरण और भी होता है जिसे कहते हैं पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण या इसे कहते हैं ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। यानी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर ये ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण होगा, फिर क्रेब्स चक्र होगा और फिर ETS होगा। तो ये अपन ने शोषण के बारे में थोड़ा पढ़ा। धन्यवाद।